हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेकंड शो आईटी वाले भैया में, जिसमें हमारे साथ हैं मोहित शर्मा। और मोहित के बारे में क्या बताया जाए, जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स जिसके बारे में आप सुनते हो, जैसे सी एस आर नेट, एन बी एच एम, आई आई टी जैम का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, सब क्वालिफाइड कर रखा है मोहित ने। आई आई टी बॉम्बे, आई आई टी मद्रास, आई आई टी गुवाहाटी सबके स्टूडेंट्स रह चुके हैं मोहित, जिन्होंने आई आई टी मद्रास से अपना मास्टर्स किया, आई आई टी बॉम्बे से पीएचडी एंड आईटी गुवाहाटी से एमटेक। मतलब कि आईटी बॉम्बे से पीएचडी उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने एमटेक कंटिन्यू किया आईटी गुवाहाटी से। तो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप इन सारे किसी भी एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हो, कुछ जानना चाहते हो, कैसे लाइफ में आगे बढ़े, कैसे एग्जाम्स क्लियर करें, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, आपने भैया क्या सीखा इन सारे इतने सारे एग्जाम्स दे करके, इतना अपना जीवन में, तो सारी चीज़ें मोहित हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हाँ Thank you, मोहित, Sasi, for such a nice introduction. थैंक यू। तो मोहित मेरे फ्रेंड भी रह चुके हैं आईटी मद्रास में। तो हमारा ये जो टॉक शो है, इसमें हम लोग खुल करके बातें करेंगे। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग और क्या चाहते हो मोहित से जानना, तो और सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो सबसे पहला मोहित मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस पूरे ओवरऑल जर्नी में जो मतलब मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, ये लूप मैथ्स का, जो आप इतना आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तो इसका जो बेस था वो तो ट्वेल्थ वैसे ही चला होगा, टेंथ आपने पढ़ा, ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के बाद साइंस, ट्वेल्थ में साइंस लिया होगा। हाँ। तो फिर वहां से कौन सा ऐसा कीड़ा था मैथ्स का जिसके कारण आपने इतना हायर स्टडीज को चुना मैथमेटिक्स, मतलब कि बीटेक वगैरह नहीं करके, जहाँ लोग बीटेक कर रहे थे, आपने मैथ्स का ये जर्नी चुना। सो मेरा हाई स्कूल में थोड़ा मैथ्स अच्छा होता था, बट देन जब मैं ट्वेल्थ हो गया तो कुछ फैमिली कंडीशंस की इशू के वजह से मैं बीटेक नहीं किया। मैंने बीएससी सोचा कि हाँ बीटेक में थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं, तो मैं बीएससी करने का सोचा था। तो बीएससी में मैंने फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपने प्रेफरेंस दिए थे ऑनर्स में। तो बेसिकली जब मैं गया तो मैथ्स मैथ्स ही बचा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे मैथ्स मिला और मैं खुश था कि हाँ चलो, मेरा मैथ अच्छा होता था बचपन में, मैथ है मैं पढ़ लूँगा। तो फिर जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो तब एकदम से ये जो मैथ था बीएससी का वो एकदम ही अलग था हाई स्कूल और 11 12 से। तो नया नया मैथ जानने को मिल रहा था कि हाँ अलग तरीके से ही होता है। फर्स्ट ईयर में मैं इतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ के कुछ करना है। तो फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा कम ही पढ़ता था, बट फिर धीरे धीरे सेकेंड ईयर में जब पढ़ने लगा तो मुझे मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। और फिर उसके बाद से ही मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश की और अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। ओके। ओके। तो मतलब एक्सीडेंटल मैथ स्टूडेंट आप बन गए, राइट? हाँ, काइंड ऑफ। एक्सीडेंटली ये मिला और अच्छा भी लगा, मन हाँ, था मैंने थोड़ा बहुत। सोचा नहीं था बट वो हो गया और मुझे अच्छा लगा तो मैं करता गया। ओके, तो ये बहुत से लोगों की ये कहानी होती है, तो आप लोग भी बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हो, ऐसी चीजें होती हैं कि आपको मैथ्स मिल जाता है एंड आप मैथ्स कंटिन्यू करने लग जाते हो। अब देखो बीएससी में जब आप करते हो कंटिन्यू, तो मोहित ने भी अपने लोकल यूनिवर्सिटी से ही किया था, उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी से। पर आप देख सकते हो वहां से फिर आईआईटी मद्रास का सफर, आईआईटी बॉम्बे का सफर। और मैं बता दूं कि मोहित ने 16 रैंक लाया था आईआईटी, मतलब कि जो गेट का एग्जाम होता है उसमें 16 रैंक। और उसके बाद फिर 33 रैंक सी एस आर नेट में। आई टी जैम में क्या रैंक था? आई टी जैम मेरा बच्चों का आईआईटी बहुत जैम में तेज होता है। 139 रैंक था। 39। तो आप देख सकते हो 139, सब में। 139, हाँ, 139। 139। तो मतलब देख सकते हो कि इतना ज्यादा टॉप रैंक। तो ये था मोहित का। और मोहित, सबसे बड़ी बात है कि आईटी मद्रास में गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे बैच के गोल्ड मेडलिस्ट ही, तो मैंने बोलना ही, मतलब मैंने बताया नहीं आपको। तो मतलब एमएससी भी मोहित ने बहुत ही अच्छे तरीके से की। तो इससे अच्छा इंसान जो कि आपको समझा सके सारी चीजों के बारे में, आफ्टर बीएससी आपको क्या करना है, कैसे 2 से 3 सालों के अंदर कुछ बड़ी चीजें करनी है अपने लाइफ में, ये मोहित आपको बताएंगे, क्योंकि मोहित ने 1921 के बाद से किया था मास्टर्स। और उस 21 के बाद फिर 21, अभी देख सकते हो 22 चल रहा है, जस्ट 1 से 1.5 साल के पीरियड में आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पीएचडी का भी एक्सपीरियंस कर लिया, 1 साल पोस्ट वर्क। कुछ इश्यूज के कारण फिर उन्होंने वो स्टॉप किया, उसके बाद फिर उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से स्टार्ट किया, और आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक भी कर रहे हैं, मतलब गेट के थ्रू, गेट का रैंक इनका अच्छा था।
तो इसका मतलब देख सकते हो कि आपको 3 साढ़े 3 साल में जैसे ही आपका बीएससी कंप्लीट होता है, कैसे आप एक अच्छे पाथ पे जा सकते हो, कुछ अच्छी चीजें कर सकते हो। तो ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे मोहित से, अगर मोहित बताना चाहे तो। ज़रूर। पक्का? ठीक है। हाँ। तो चलो, तो मैं पूछना चाहता हूँ मोहित, सबसे पहला, कैसे आपने आईटी जैम क्वालिफाई किया 139 रैंक से? तो क्या रीजन था, क्या क्या चीजें आपने पढ़ाई की उसके लिए, और क्या था माइंडसेट तैयारी का, प्रिपरेशन सो का? जब मैं जैसे अभी अपने भी। सेकेंड ईयर में था, अनलेस थर्ड ईयर तक भी जब था, हम्म, तो आईआईटी का नाम सुन के ही मुझे लगता था कि हाँ मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। ओके। तो मैं उसके लिए पढ़ने का एफर्ट भी नहीं देता था कि हाँ मुझसे तो होगा ही नहीं, तो मैं क्यों ही एफर्ट्स दूँ, या फिर मुझे तो 1-2 साल कोचिंग करके ही मुझे मिलेगा। ओके। हाँ, तो ये सब मैं पहले से ही अपने दिमाग में बना के रखा था, प्रिपेयर करने से पहले, कुछ सवाल सॉल्व करने से पहले भी। तो जैसे-जैसे फिर थर्ड ईयर तक मैं आया एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, तो उस टाइम पे मैंने सोचा चलो अब 1 महीना है एग्ज़ाम को, पढ़ लेते हैं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो काफ़ी डिटेल्स में, तो फिर जब मैं सवाल सॉल्व करता था तो होने लग रहे थे। बट आई थिंक मैंने बहुत लेट कर दिया था कि हाँ, प्रिपेयर ओके, स्टार्टिंग कब से करने में। आपने किया था? जैसे बच्चों का अभी भी काफी मैंने टाइम दिसंबर के एंड से स्टार्ट किया था, फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होता है। है। ओके। तो मैं पढ़ रहा था तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। शायद लेकिन इस बार तो नहीं होगा, लेकिन अगली बार मैं पक्का करके दिखाऊँगा। तो ओके। उस बार तो मेरा हुआ नहीं, मेरी 600 समथिंग रैंक आई थी। बट मैंने उससे वो 1.5 महीने जो मैंने पढ़ाई की, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया। मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया था एमएससी में। ओके, फिर मैं बीएचयू हो गया था फर्स्ट टाइम। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते कर रहा था प्रिपरेशन, और फिर लक अच्छा गया एग्ज़ाम के दिन और अच्छी रैंक आ गई थी। ओके। तो ये ऐसा था, और यही था कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखिए। कभी भी आप पहले से ही मत डर जाइए कि हाँ, मेरे से तो नहीं होगा या फिर काफ़ी मुश्किल है। बट एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, अंदर जाते हैं डेप्थ्स में, तो आपको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो आप एफर्ट्स दीजिए, पहले से ही मत डरिए और खुद पे हमेशा भरोसा रखिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होइएगा, लेकिन कॉन्फिडेंट रहिएगा कि अगर मैं पढ़ूँ अच्छे से, अपना काम अच्छे से करूँ, तो एग्ज़ाम जाएगा अच्छा। ओके। तो ठीक है, आपने मतलब दिसंबर से, मान लो कि बीएससी चल रहा था साथ साथ में, आपने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया, मतलब गैप नहीं रखा आपने बीच में? एग्जाम दिया, उतना अच्छा रैंक नहीं हुआ, बीएचयू क्लियर किया, बीएचयू से फिर कंटिन्यू कर दिया? हाँ, बीएचयू कंटिन्यू किया फिर, लेकिन फिर मैंने बीएचयू 1 साल बाद ड्रॉप कर दिया। आईआईटी मद्रास में फिर एडमिशन ले लिया था। ओके। तो ये बहुत टफ नहीं होता है कि जब कोई बच्चा अगर एग्जाम देता है और वो ना हो पाए, वो अगर एक मान लो ऐसे कॉलेज में चला जाता है मतलब कि जो आईटीज और एनआईटीज नहीं है फिलहाल, तो फिर वहां पे जाने के बाद उसे लगता है कि अब तो एमएससी का शेड्यूल इतना, मतलब इतना ज्यादा मुझे पढ़ना है, तो फिर मेरा कैसे होगा आगे की यूनिवर्सिटीज में, मतलब कैसे मैं आगे जा पाऊंगा? प्रिपरेशन थोड़ा टफ नहीं पड़ा वहाँ का कोर्स जब के साथ? मैं बीएचयू में था, तो मैं जब प्रिपेयर करने लगा तो मैंने सोचा मेरे पास खोने को तो कुछ नहीं है, आइदर यहाँ से एमएससी कंप्लीट होगी, बट मेरे पास पाने को है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ के मुझे मिल जाए तो मेरा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था कि नहीं हुआ तो क्या है, यहाँ से कंटिन्यू होगा, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी माइंडसेट के साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था। बट अगर शायद मैं ज़्यादा डर के करता, ज़्यादा पैनिक होके करता, तो शायद दोनों दोनों ही चीज़ें अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाता। बट कॉन्फिडेंट था कि हाँ, लास्ट टाइम एग्ज़ाम के बाद कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, इस बार मैंने लेट स्टार्ट किया, तो फिर वो इसी माइंडसेट के साथ मैंने प्रिपेयर किया था फिर। ओके। तो तो हाँ, ओके। यही बस कि आप, अगर आपका नहीं हुआ है इस बार, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। आइदर आप 1 साल का खुद से ड्रॉप लेके खुद से पढ़ के कर सकते हैं, या कोचिंग लेके कर सकते हैं, या फिर कहीं पे एडमिशन लेके भी आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं। अगर आपका गोल है अच्छी जगह से पीएचडी करना या कुछ, तो अगर आपका कहीं और भी नहीं हुआ अच्छे आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में, आप फिर भी अपनी मेहनत कंटिन्यू कीजिए। गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए या नेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, और फिर आप एक अच्छी जगह से पीएचडी फिर भी कर सकते हैं। तो आपको इतना फिर दुःख नहीं होगा कि आपका जाम का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। ओके। तो आपने जो बीएचयू को एग्जाम क्लियर किया, उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या आई प्रोसेस थिंक था? अगर आप जाम के लिए अच्छे से तैयार करेंगे, अब मैंने जाम के लिए जब 1 महीना पढ़ा, तो उसके बाद बाकी सारे एंट्रेंस थोड़े आसान लग गए मुझे। ओके। और तो वो एक मेन एग्ज़ाम है, अगर आप उसके लिए अच्छे से पढ़ते हैं तो आई थिंक बाकी सारे एग्ज़ाम्स आपके अच्छे से हो सकते हैं। तो इसका तैयारी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ओके, फॉर सो आईटी जैम? मैं मोस्टली बुक्स पढ़ता था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करता हूँ।
एक्चुअली कोई भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स गैदर कर लीजिए। जैसे कि गेट के लिए मैंने 1996 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर गैदर किए, जैम के लिए 2005 से लेकर 2018-19 तक के किए। तो उस टाइम पे आप स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए 1996 से, जैसे गेट या फिर 2005 से जैम। तो जैसे जैसे आप रिसेंट ईयर्स तक आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आधे सवाल तो रिपीट ही होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ये सवाल तो मैंने पहले किया था, अभी मैं कर सकता हूँ, एग्जाम में आ गया तो मैं कर सकता हूँ। कुछ आधे सवाल ऐसे होंगे जो आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे खुद से, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में तो सारे सवाल सॉल्व करना नामुमकिन है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आई थिंक आपके 30 to 40 या लक अच्छा रहो तो 50% सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के दिन। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एग्जाम में स्पीड भी मैटर करता है, तो हमेशा से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर ही सबसे है मतलब इम्पोर्टेंट है। वो आई थिंक मेरे लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम मैंने प्रिपेयर किया हो तो प्रीवियस ईयर पेपर की वजह से ही मेरा एग्जाम हुआ है। ओके। आप पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कौन से टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़िए। जैसे कि पीडी में आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपको अगर डीएलएमबिट्स फार्मूला अगर आपको याद है तो आपके एग्जाम के दिन 1-2 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब कि तो थोड़े आप स्मार्टली भी आप सोचिए कि इससे ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ मैं इतना पढ़ लेता हूँ तो मेरा एंट्रेंस अच्छा जा सकता है। ओके। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आईआईटी जैम के लिए अब जब बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना तो उसे बनता नहीं है क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर डिमोटिवेशन आता है, तो हाँ, तो उसके लिए उसके लिए फ्यूचर में हाँ कैसे? वो तो है, तो उसके लिए आप बुक्स रखिए आपके पास, जिससे आप बार बार पढ़ें। और आई थिंक थोड़े जब आप 2015 2005 या 1996 जैसे गेट से आप सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे थोड़े आसान सवाल आते थे। तो थोड़ा हम जैसे आईआईटी जैम पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं क्योंकि ओके हिंदी ठीक में है, हम लिख आईआईटी सकते हैं। जैम जैसे 2005 से अगर हम देखें पेपर, तो उस टाइम पे थोड़ा आसान आसान सवाल आते थे। रिसेंटली जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं उस तरह पेपर टफ होते जा रहे हैं, तो हम्म। जैसे जैसे आप प्रीवियस बहुत पहले से अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो थोड़े थोड़े आसान सवाल आप सॉल्व कर करके फिर थोड़े थोड़े मुश्किल सवाल भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा हो सकता है, लेकिन आप इनिशियली भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो आप पहले बुक्स जाइए, बुक्स से अच्छे से पढ़िए, बुक्स में एग्जाम्पल होंगे उनको कीजिए, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो आप उनको उस टाइम पे ध्यान दीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो तो यही क्या है। आप बता सकते हो बुक्स जैसे कि रियल है, अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड के पार्ट है जैसे ऊडी और इंटीग्रल कैलकुलस, आई और थिंक रियल। रियल के लिए मैंने एसके मापा और बाटले की बुक पढ़ी थी, वो काफ़ी ओके। अच्छी बुक्स थी। तो लेकिन बाटल और में जो रीडिंग अगर बच्चा कोई करता है तो बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है, उसमें उसका क्या हाँ, सजेशन है? बहुत। बाटले वही कि उसके लिए आप बाटले भी पढ़िए, लेकिन एसके मापा भी साथ में लेके पढ़िए। और बाटले में एसके एसके मापा मापा में में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बाटले ओके। में थोड़े प्रूफ्स छोटे रहते हैं, कंसाइज रहते हैं। एसके अब मापा ने दोनों का बहुत ना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा प्रॉब्लम बता देता हूँ, जो बच्चे बताते हैं एसके मापा हम बोलते हैं पूरा थ्योरी भरा हुआ है, बहुत थ्योरी है, कितना करेंगे, थ्योरम बहुत है हाँ, बेसिकली। और ऐसे इसका है प्रॉब्लम कि बाटल समझ में ही नहीं आता है अच्छे से, बाटल वो चैप्टर। तो वही कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके सब लिखा गया है, तो एक बार आपको एटलीस्ट तो रीडिंग मारनी ही चाहिए ताकि आपको पता चले कि प्रूफ्स के अंदर क्या आइडिया यूज होता है, थ्योरीज में क्या आइडिया यूज होता है। कभी कभी क्या होता है ना, उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर भी एंट्रेंस में सवाल आते हैं। तो आपने अगर प्रूफ्स भी आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ती है, और आप उसके रिलेटेड अगर एंट्रेंस में सवाल आते हैं तो आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आई थिंक प्रूफ भी पढ़ना जरूरी है, बस खाली फॉर्मूलेस के साथ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो दोनों को साथ लेके पढ़िए, इसलिए कि उसमें अच्छे से दिया गया है, उनके दोनों के एक्सरसाइज में काफ़ी सवाल हैं, एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप पहले मापा पढ़िए फिर बाटले पे आइए। तो लेकिन एक बार तो आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए मापा भी, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपके अच्छे के लिए ही है वो। आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो अच्छा है। ओके, थोड़ा सा मैं अगर सम अप कर दूं तो मोहित ने बताया सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि विदाउट कोचिंग भी एग्जाम निकलता है मोहित एग्जाम्पल। वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मोहित ने एक एग्जाम क्लियर किया, बहुत सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो क्लियर किए हैं मोहित ने, और वो भी अच्छे रैंक से, बहुत ही अच्छे रैंक से। और किसी में भी आपने कोई भी कोचिंग का नहीं लिया हेल्प, नहीं, मैंने कोई कहीं पे कोचिंग नहीं ज्वाइन की। सिर्फ किताबें पढ़ करके। तो सबसे पहला अगर आप आईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला आपको एक बुक उठाना है, जैसे मान लो अगर आप रियल फोकस कर रहे हो तो एसके मापा एंड बाटल, वो बुक आप उठा सकते हो। उसके बाद फिर उसको आपको रीड करना है, और उसका कुछ सजेशन देना चाहो बुक रीडिंग के लिए आप अगर, कोई एक तरीका। बुक रीडिंग में क्या होता है ना, जब हम बुक पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना मैथ आसान है, लाइन पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं।
बट कभी कभी हम लाइन के अंदर जाने की कोशिश करें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे हमें पता है एक्स क्यू कंटिन्यूस है, बट आप कोई हमें प्रूफ करने को बता दे एक्स क्यू कैसे कंटिन्यूस है, हमें प्रूफ दिखाओ एप्सिलॉन डेल्टा करके, तो फिर उस टाइम हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। मतलब हो सकता है हम नहीं भी कर पाए अगर हम इनिशियली पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो हमेशा खुद से सवाल पूछिए कि क्यों, वाई। कोई भी लाइन आपने पढ़ा, उस लाइन के नेक्स्ट वाली लाइन आप पढ़िए ही मत जब तक आपको वो लाइन अच्छे से एकदम नहीं समझ में आ जाती, वो लाइन एक्चुअली में क्या कहना चाहती है, कैसे हो रही है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए। वरना ऐसा होता था मेरे साथ भी बीएससी में कि मैं समझ पढ़ता थे प्रूफ्स, मैं पढ़ता था और मुझे लगता था हाँ ये तो समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आ गया, ऐसा होता है 1/n तो जीरो पे कन्वर्ट करता है, उसके लिए क्या प्रूफ करना वो सब। तो बट ऑब्वियस चीज़ें भी अब अगर आपको पता हो कैसे हो रही है एग्जैक्टली तो आपको बहुत आगे हेल्प करती है अपने एग्जाम्स में भी और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ाती है। ओके। बुक का तो ऐसा कोई शेड्यूल, बिकॉज ये ऐसे ये तो बोला जाता है हमारे इंडियन ज्योग्राफी में, जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो वो तो बुक लेके बैठे रहते हैं, मतलब पढ़ते हैं काफी ज्यादा, उनका एक अट्रैक्शन होता है। बट जो यूपी बिहार के student- मैं ऐसे भी पॉइंट आउट नहीं करूँ, बट जनरली बता रहा हूँ, जो एक माइंडसेट है मैथ्स का, तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम बैठ के दिन रात बुक के साथ है, बुक रीडिंग का बहुत एक गंदा वाला हैबिट नहीं होता है कि तुम मुझे पढ़ना है दिन रात। तो उस केस वो में कैसे उसके हैबिट डाला अगर जाए? आपके पास टाइम है तो आप बुक्स पढ़ें। जैसे आपके पास अगर 1 महीना है बाकी है तो आप उस टाइम पे बुक्स बेसिकली पढ़ नहीं सकते एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी ओवरव्यू सब लेना होना होता है। बट अगर आपके पास टाइम है, 1 डेढ़ साल है एग्जाम को, या फिर आप जब सेमेस्टर में भी आपका वो कोर्स चल रहा है तो उस टाइम पे ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम रहता है। और ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जाम के टाइम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें तो बुक पढ़ा जाए, कुछ टाइम आप फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे आज इस बुक से पढ़ना है, और उस फिर उसके बाद कुछ सवाल सॉल्व करने हैं। तो मिक्स रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हमेशा खाली बुक्स पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस से भी सवाल आते हैं तो आपको उन पे भी टाइम देना है। एक्चुअली मैं बच्चों को फोर फोर फॉर्मूलाज, मतलब कि फोर स्टेप्स बताता हूँ, लाइक कोई भी एग्जाम्स क्लियर करने का, जैसे आईटी जैम के लिए स्पेशली। मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपको बुक रीडिंग करना है, हर दिन इस चीज़ को ट्रैक भी करो, बुक रीडिंग करो। और जैसे आप एक फिक्स कर लो कि मुझे 5 पेजेस तो रीड कर रहे हैं, पढ़ पढ़ करके एक प्रोसेस बना लो, बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस। और दूसरा चीज़ है, आप 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर दिन। वो कहीं के भी हो सकते हैं, बुक्स के हो सकते हैं, असाइनमेंट से हो सकते हैं, कहीं से भी। 10 आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन 5 भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने हैं जो टॉपिक आपने पढ़ा है। और द फोर्थ थिंग इज रिवीजन, आपको रिवाइज भी करना है सारी चीज़ों को। तो ये एक स्टेप्स है। ठीक है, तो और आपने आपको बताया। कंसिस्टेंट भी रहना है। ऐसा हम्म, नहीं कि आपने कुछ दिन पढ़ लिया फिर कुछ दिन ब्रेक ले लिया तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है, तो आपको इस चीज़ के कंसिस्टेंट साथ रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो ये तो आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला, अगर आप मैथ्स आपने ले लिया है, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में आ गए हो कुछ चीज, क्योंकि ग्रेजुएशन जब आपने 12th में मैथ्स पढ़ा था, इट वाज डिफरेंट। वहां पे आप फॉर्मूला याद करते थे, इंटीग्रेशन वगैरह की क्वेश्चंस लगाते थे, चीजें हो जाती थी। बट जब आप बीएससी में आते हो, आपका सामना होता है रियल एनालिसिस से, नई नई चीजें आती हैं, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे आपको बुक पढ़ना होगा, शांति से चीजों को समझना होगा। इसका एक एक जो स्वाद ही है वो अलग है। आप क्वेश्चंस बना के आते हो तो आपको लगता है कि यहाँ भी हम वही काम करेंगे, थ्योरी याद करेंगे, देन उस पे चीजें हो जाएंगी। तो ये थोड़ा अलग शिफ्ट है। गाड़ी का जो गियर आपका अभी 6 पे चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा गियर आपको 1 या 2 पे चलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों के कारण, मतलब उनको ये इस। कि आप अगर ठीक एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे तो फिर आप इतनी सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हमेशा हर दिन ऐसी छोटी छोटी आदतें करते रहिए और आपके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम्म। तो आपने बताया ये चीज रियल एनालिसिस के लिए, अब यही चीज अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के लिए। आई थिंक लीनियर अलजेब्रा के लिए स्वाम्स की लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। ओके। और फ्रीडबर्ग की किताबें आती है लीनियर अलजेब्रा में, वो भी थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है। और अगर टाइम मिलता है तो गिलबर्ट, सॉरी नॉट गिलबर्ट स्ट्रांग, केनेथ हॉफमैन एंड रे कुंज की किताब आती है। हॉफमैन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आई थिंक गैलियन की बुक आती है, उसमें अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस में सवाल रहते हैं। और आपका थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा समझना है तो आप डमिट फुट पढ़ सकते हैं, बट आपका पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप गैलियन पढ़ लें, उसके सवाल सॉल्व कर लें, उसके बाद आप डमिट फुट पे आ सकते हैं। इनफैक्ट डमिट फुट आप अगर पीएचडी के लिए भी इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो आपकी अलजेब्रा के लिए बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि उससे बाहर तो कोई सवाल आएगा भी नहीं, उसी से ही आएंगे या फिर उसी के बुक एक्सरसाइजेस से ही आएंगे। और मैं ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात हो रहा है मोहित से। तो ऐसा नहीं मैंने मोहित को बोला, क्योंकि दोनों बुक जो मोहित ने सजेस्ट किया, फ्रीडबर्ग, तीनों ही बुक इनफैक्ट फ्रीडबर्ग, एस के मापा एंड गैलियन, तीनों ही बुक हमने उसके प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उसके आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में आके, उसके हमारे कोर्सेज भी हैं। कंप्लीट गैलियन का एक एक क्वेश्चन का कोर्स।
तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं, तो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। तो अब और हम्म। अप्लाइड की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस की बुक आती है, या फिर बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ओडी के लिए तो आपको शायद आपकी लोकल बुक भी, स्टेट यूनिवर्सिटी की बुक भी काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप उससे प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जाम में थोड़े मुश्किल आएंगे, लेकिन आप कर सकते हैं थोड़ा उसमें दिमाग लगा के। ओके, वो भी इनफ है, मतलब मेनली हमें प्योर मैथमेटिक्स के लिए बुक पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक। अप्लाइड के लिए वो बुक भी कर सकते हैं क्योंकि अप्लाइड अच्छा। के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्योर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और अप्लाइड के लिए बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी था। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो हर दिन प्रोसेस वाइज, तो आपका आईटी जैम तो निकल जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, आईटी जैम तो निकल गया, अब उसके बाद हम पहुंच गए आईआईटीज में। नाउ आईआईटीज की 2 साल का सफर अगर आप 2 से 5 मिनट में देना चाहो, क्या लर्निंग था, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ना। आईआईटीज के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल प्रोफेसर्स से। तो वो बेसिकली हमें पुश करते हैं कि हमारी थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वैसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी टफ आते थे, तो हमें कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता था, कंटिन्यूस एग्ज़ाम रहते थे। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो शायद अपने आप ही आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना ही होगा, आप जैसे ब्रेक नहीं ले सकते। तो वहाँ पे भी बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कोई भी कोर्स की प्रिस्क्राइब्ड बुक रहती है, तो आप उसको पढ़ें, उसको अच्छे से समझिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप अगर 2 साल अच्छे से मेहनत करते हो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो, आपके जो भी कोर्स हैं, टाइम मिलता है आपको जैसे समर या विंटर में, तो आप थोड़े एंट्रेंस एग्जाम पे भी ध्यान दे दीजिए, उनके पेपर सॉल्व कर दीजिए। तो थ्योरी पढ़ के आपको नॉलेज तो हो जाती है काफ़ी, लेकिन सवाल करके फिर एंट्रेंस एग्जाम्स के आपको ज़्यादा मज़ा भी आता है कि हाँ इसका यहाँ अप्लीकेशंस हो सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आप अप्लीकेशंस भी जान सकते हैं पेपर सॉल्व करके। तो ऐसे अपना टाइम आप हमेशा यूटिलाइज कीजिए। तो आपको अगर किसी टॉपिक पे पढ़ा दिया गया है आज, तो आप गेट या नेट के पेपर देख सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्या मैं आप सवाल कर सकता हूँ ढूंढ के। तो उस टॉपिक के आप सवाल करना कर सकते हैं, अगर आप काफ़ी फोकस्ड हैं पहले से ही, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं कुछ, क्योंकि मैंने मतलब हमने साथ में किया है आईआईटी से, तो हमारा जो हॉस्टल था, मेरा हॉस्टल का रूम नंबर था 372। एंड मोहित का क्योंकि एम है, वो अल्फाबेटिक सिस्टम में होता है एक्चुअली, मेरा शशि से एस तक वो लेट थोड़ा दूर में था, 372। मोहित का आई थिंक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 369 था। याद नहीं है, शायद उतना ही था। हाँ, वो 2-3 अगल बगल था। तो एक्चुअली मोहित का प्लेस ऐसा होता था, क्योंकि मोहित की मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मोहित क्या करता था कि हर चीज के लिए नोट्स प्रिपेयर करता था काफी अच्छे से। और मोहित ऐसा था स्टूडेंट, क्योंकि वो ब्राइट स्टूडेंट था, काफी ज्यादा तेज, लाइक आपको पता ही, मैंने से नहीं बताया। नहीं, इतना टैलेंटेड नहीं, बट हार्ड वर्किंग ज़्यादा कह सकते हैं। शायद हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब कोई का आना जाना रहता था मोहित के साथ, और मोहित बहुत अच्छा एक प्लेयर भी था, क्रिकेट प्लेयर। तो वो हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में भी था आईडीज के, तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और हमारा तो मैथ्स का डिपार्टमेंट जीता भी था ना क्रिकेट में। हाँ जीता था। मोहित का कंट्रीब्यूशन था उसमें काफी अच्छा। तो ये मैं एक बार ना ओवरऑल आपको सबमिट कर देता हूँ, मतलब कि बता देता हूँ कि 2 इयर्स में जो है, जो चीजें आप कर सकते हो बेटर तरीके से। सबसे पहला तो अगर आप वहाँ पे जाते हो, 2 साल आपका आईटी में होता है, सबसे पहला तो चीज आप ना, एक विंटर और समर का इंटर्नशिप होता है, वो चीजें भी कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप वहाँ पे जाओगे तो शेड्यूल बेसिकली होता क्या था हमारा, जिस तरह से मैंने मूवी का भी देखा है, और जनरली जो बच्चे करते हैं, सबसे पहला तो आप मॉर्निंग में आपका आई थिंक 7 से 8 बजे से ही क्लास, 8 से स्टार्ट हो जाता है, 8-9, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है, ऐसे रेगुलर उस टाइप से नहीं होता है, जो प्रोफेसर्स को मन होता है। आपके मान लो वीक में 4, 5 या 6 ऐसे होंगे, मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स, आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसी तरह से आपका सैटरडे संडे ऑफ होगा और क्लासेस चलती हैं। तो बेसिकली लोग करते क्या है वहाँ पे कि 7-8 से मान लो स्टार्ट होता है, 12-1 मैं लमसम मानता हूँ, फिर लंच करके लोग सो जाते हैं। सुबह मान लो आप 6-7 बजे लोग उठे, फिर रेडी वगैरह होके क्लास के लिए गए, उसके बाद फिर आपका लंच वगैरह करने के बाद फिर सो जाते हैं लोग। उसके बाद थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेल लिया, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट, कंटिन्यू रात तक पढ़ाई होता है। और मेनली आपको करना क्या है कि जो आपका सैटरडे संडे है, उस 2 दिनों में आपको 5 दिनों की चीजों को कवर करना है। तो मोहित बेसिकली किया करता था ये चीज, कि अपने नोट्स प्रिपेयर करना, जितने भी क्लासेस हुए उन क्लास का नोट्स बना लेना। मतलब कि जितने भी, आई थिंक ज्यादा क्लासेस होते नहीं है आपके, अगर मान लो 3 क्लासेस भी होते हैं एक के, तो आपके 18 क्लासेस होंगे टोटल, मतलब 18 आवर्स का कंटेंट है आपके पास। तो उस 18 आवर्स का आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना है।
दोनों सैटरडे संडे को मिलकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके ट्यूटर्स होते हैं, और बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं आईटीज में। आप अपने जो टीचर है, प्रोफेसर है, उनसे भी पूछ सकते हो, उनका भी एक ऑफिस होता है, उनसे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो, काफी आपको हेल्प मिलता है। थ्रू आउट द जर्नी, 2 साल की जर्नी में आपको फोकस करना है कि अपना ग्रेड्स अच्छा बना के रखना है, सीनियर से कॉन्टैक्ट रखना है और उनसे चीजें जानते रहनी है। आपका जो दो चीज मैटर करता है याद रखना है, 2 सेमेस्टर तो आपके फिक्स रहेंगे कोर्सेज, 3 और 4 सेमेस्टर में आपका दो चीज आएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट और ये इलेक्टिव। लाइक सेमिनार, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, ये आपको बहुत अच्छा रखना है। और दूसरा चीज, जब आप ओल्ड आईटीज वगैरह में जाते हो या फिर इनफैक्ट किसी भी आईटीज में जाते हो, तो आप बहुत अलग तरीके से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब जैसे आप कुछ एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ वाइवा वगैरह कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो, बेसिकली कुछ सेमिनार प्रेजेंट कर सकते हो, प्रोफेसर को आप बोल सकते हो, उसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, अपने पीएचडी के भैया वगैरह से अप्रोच कर सकते हो कि आप किसी टॉपिक पे प्रिपेयर करके कुछ एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। ये सब चीजें आपको हेल्प करती है काफी ज्यादा। ठीक है मोहित, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे ये चीजें? बस नहीं, आप 2 साल अगर जाएंगे कहीं पे भी, आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस आप अपना काम अच्छे से फॉलो करें कि हाँ, मुझे अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना है क्लास के हिसाब से, ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मौका नहीं मिलते। आप अगर 2 दिन भी ढीले हो गए ना, तो आप एक हफ्ते पीछे हो जाएंगे देखते देखते। तो हमेशा खुद को अपडेट कीजिए, अपडेटेड रखिए नोट्स के साथ या फिर क्लास में जो चल रहा है उसके साथ। थोड़ा बहुत हमेशा भी पढ़ के, हमेशा भी नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत शाम को चिल कर लेना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो ऐसे आप एंजॉय करते करते पढ़िए, आई थिंक आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बस बहुत ज़्यादा भी एंजॉय नहीं करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें एक छोटा सा चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे मोहित ने बोला कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंट्रांस के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो वीकेंड्स में भी, और जब आपका वैकेशंस होता है, बहुत अच्छे वैकेशंस मिलते हैं आपको 1.5 2 मंथ के लिए, विंटर में और समर में भी 2 2 ढाई मंथ का। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है ना, कि जो भी आपका प्री रिक्विजिट्स है, जो भी आपके कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे आप सेम वन में जाओगे, आप देख सकते हो आईटी मद्रास या जो भी कॉलेजेस के आप वेबसाइट पे अगर लिखोगे आईटी मद्रास एमएससी कोर्सेज, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। उसके रिगार्डिंग जो भी प्री रिक्विजिट्स है, प्री रिक्विजिट्स का मतलब हो गया जैसे कि अगर आप चीजें पढ़ रहे हो, जैसे आपको फंक्शन एनालिसिस पढ़ना है, तो उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि उन सारी चीजों को पहले से आप पढ़ लो। ठीक है, मतलब जैसे कि आप मान लो कि सेकंड सेम में जाने वाले हो, आपका जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा, तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका दिसंबर में ऑफ मिला है उसमें आपके जो प्री रिक्विजिट्स है, मतलब रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, जो आपके सेमेस्टर वन में पढ़ाए गए हैं, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करो, ताकि आप जब सेम टू में जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सब कोर चीजें हैं जो हम आपको बता पा रहे हैं, बिकॉज हमने किया है वो वहां से। तो ये सब चीजों को आप रिटर्न डाउन कर लेना। तो ये चीजें जब मैं हम लोग बोलते हैं तो चीजें बहुत ही ऐसे जेन्यून लगेंगी, ऑब्वियस लगेंगी, पर जब आप 2 साल 3 साल वहां से पढ़ के निकल जाओगे, तो आप जब इन सब बातों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि दैट वॉज द गोल्डन थिंग दैट वी आर शेयरिंग विद यू। और ये चीज आपको काफी मदद करता है अपनी लाइफ में, अगर आपने नहीं किया होगा। सिर्फ इस चीज को लिख के रखना और देखना कि आप ये गलती ना करो। ग्रेड्स अपना 8 पॉइंट से ऊपर रखना। और जैसा हाँ मोहित ने बताया, एंजॉय करना, काफी कुछ आईटीज में है एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीजें। हमारा तो 1 साल ही हुआ था, उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो हम नहीं कर पाए थे। और इस बार कॉन्वोकेशन होने वाला है हमारा 28 को, फेयरवेल। तो मोहित आप आ रहे हो वहाँ पे? नहीं शायद। ओके, एग्जाम्स वगैरह हैं ऐसा कुछ? हम्म। ओके, तो कोर्स वर्क के कारण देख सकते हो आप नहीं आ पा रहे, बट खैर। तो ये चीज तो हुआ। फिर ठीक है, ये अगर करते हैं बच्चे तो ठीक है, मास्टर्स में अच्छे करने से फिर आगे गेट और नेट वगैरह का क्या है सीन? ओके सो, हाँ, मैं हमारे टाइम पे कोविड आ गया था, तो नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था और इतना ज़्यादा बार हुआ भी नहीं। तो बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि एग्ज़ाम्स वगैरह हो नहीं रहे हैं। मेरा नेट का एग्ज़ाम हुआ, मेरा पास भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सैड हो गया था कि क्या होगा पता नहीं आगे। सेकेंड ईयर की बात है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैं काफ़ी थोड़ा परेशान रहने लगा। बट फिर यही सोचा कि मेरे हाथ में तो यही है कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अब गेट का एग्ज़ाम बाकी है, तो उसके लिए वो एक ही रास्ता है मेरे पास, उसके लिए मैं अपना बेस्ट देता हूँ। तो फिर उसके हिसाब से मैं एक्चुअली हमेशा टाइम टेबल बना के पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अगर बैठने लग जाऊँ ना कि मुझे आज क्या पढ़ना है, तो मेरा उसी में टाइम चला जाता है। तो मैं पहले से बना के रख देता हूँ कि आज के दिन मुझे इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं खुद को पढ़ता रहता हूँ और वो अपने आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। हर तो दिन के बेसिस पे या ऐसा कुछ है कि वीकली मंथली के बेसिस पे पहले से बना हुआ? मेरा वीकली के हिसाब से रहता है था।
तो मैं वीकली के हिसाब से टाइम टेबल बनाता था कि हाँ आज के दिन ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आज थोड़ा के सा दिन आप ये बता है। सकते हो कि बाकी बच्चे भी सीख जाएं इस चीज़, ये टेक्निक ओके, कैसे सो करते हैं? मेरे हिसाब से मैं ऐसे डिवाइड कर देता था सुबह से लेकर रात तक, और कि 9 से 11 मुझे ये पढ़ना है, 11 से 12 मुझे ब्रेक लेना है, थोड़ा कुछ भी माइंड को फ्री करना है, फिर 12 से 2 में ये पढ़ूंगा, या फिर 1-2 घंटा ब्रेक लेके फिर 2 घंटे पढ़ूंगा। तो ऐसे चलता रहता था। जैसे 9 से 12 अगर मैंने 9 से 11 अगर रियल एनालिसिस पढ़ लिया, तो फिर 12 से 1 में थोड़ा अप्लाइड करता था कि हाँ चलो अब थ्योरी बहुत पढ़ लिया, थोड़ा अप्लाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह अल्टरनेट होता रहता था। तो रियल में भी आप टॉपिक डिसाइडेड रखते थे या फिर वो उस समय ही होता था? नहीं, मैं पहले ही बना देता था कि ठीक है मैं अभी 1 महीने तक या 15 दिन तक ये चीज़ फॉलो करूंगा, देखता हूँ सही है या नहीं मेरे लिए। तो उस हिसाब से चलता था, और वो मुझे हमेशा से ही बेनिफिट देता आया है। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं सबसे पहले टाइम टेबल बनाता हूँ कि हाँ इसको मैं फॉलो करूँगा, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं मेरे लिए। तो चाहे जाम के लिए हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस के लिए हो, तो हमेशा से ये चीज़ बहुत काम आई है कि प्री प्लानिंग एंट्रेंस के लिए आपको मतलब इतना टाइम है तो आपको ये इस डेट तक इतना सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस इतना डेट बाकी है तो मुझे ये मेरा वीक पॉइंट है, तो इस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। तो ऐसे आप हर एग्जाम के लिए प्री प्लानिंग करें, तो अपने आप को एनालाइज करके कि हाँ मेरा ये स्ट्रांग है, मेरा ये वीक है, मुझे इसको जल्दी कंप्लीट कर देना है, ये छोटा है इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो ऐसे करके भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ वीकली प्लानिंग, मतलब पहले ही वीक स्टार्ट होने से पहले आप मतलब संडे को ही बैठ करके पूरा वीक प्लान कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ओके। हाँ मतलब उसी तरह की 1 महीना यही टाइम टेबल चलेगा हर वीक, या 15-20 दिन यही चलेगा, तो उस हिसाब से रहता था। उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल रहता था कभी कभी कि हाँ इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते। तो बट कोई नहीं, वो मिस हो गया तो हो गया, आगे जो बाकी हैं वो उनको अच्छे से कंप्लीट किए जाए। ओके। तो देख सकते हो आप इस चीज़ को आप जैसे जैसे फॉलो करना स्टार्ट करोगे, और एक चीज़ मैं आपको बोलूंगा, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि बहुत लोगों को आप पूछो या देखो कि लोग कैसे करते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया मिल गया कि वीक प्लान होता है। अब आप देख सकते हो आपके लिए क्या वर्क करता है, आप उस तरह से आप फोकस हो करना सकता है स्टार्ट। आप अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल हैं कि आप बिना प्लानिंग के भी पढ़ सकते हैं, बट मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मैं अगर रखता हूँ टारगेट्स तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ उस हिसाब से। तो इसीलिए मैं प्लानिंग मतलब वो वीकली रूटीन बनाता हूँ ताकि उस हिसाब से मेरा चलता रहे। और एक चीज इंसान बहुत बड़ा गलती करता है, जो खुद को समझता है कि मैं आलसी नहीं हूँ, क्योंकि ह्यूमन का बेसिक नेचर आलसी वाला ही है, सभी वही होता है। तो प्लानिंग आप सभी को करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा अच्छे से चीज। तो ये चीज है जो मोहित ने काफी अच्छे से शेयर की। समराइज में अगर मैं कर दूं, तो आप अगर जो भी आपका कोर्सेज, जो भी आपके टेस्ट या एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जितना टाइम बचा है, जितना आपको कोर्स करना है, उसको जब आप एक बार ब्रेक कर लेते हो पार्ट्स में, लाइक इस मंथ में ये कंप्लीट करूंगा इस मंथ, और उसके बाद फिर एक वीक शेड्यूल बना लेते हो कि ठीक है मुझे इतने से इतने बजे ये करना है, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो, और उसको अगर आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मोहित ने एक्चुअली ये चीज को प्रूव किया है, अपने सारे एग्जाम्स को निकालने के लिए वही फॉलो किया है, एनबीएचएमबी, गेट भी। ऑलमोस्ट। हाँ सर, गेट के लिए, एग्जाम के लिए, एनबीएचएम के लिए। ओके। तो इसमें अगर मान लो, अगर जैसे टफ एग्जाम होता है एनबीएचएम, वो एमएससी के बच्चों को भी देना होता है और काफी टफ लगता है। मोहित ने उसका इंटरव्यू भी क्लियर किया है, उससे स्कॉलरशिप मिलता है नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स एनबीएचएम के एग्जाम से। और मोहित को 6000 मिलता था मास्टर्स में भी, राइट? मंथली 1000। मास्टर्स मैंने एनबीएचएम किया था बीएचयू के टाइम, तो मैंने फिर छोड़ दिया था, तो वो एनबीएचएम डिसकंटिन्यू हो गया था। ओके। तो ये था, उसने मोहित ने क्लियर किया था ये चीज। 6000 था ना आई थिंक पर मंथ। हाँ एनबीएचएम 6000 पर मंथ मिलता है। तो अ, तो मोहित ने ये चीज को क्लियर किया, एनबीएचएम और मतलब लाइक इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों। तो आप ये बता सकते हो कि एनबीएचएम को पर्टिकुलर क्लियर करने के लिए ये वाला जो शेड्यूल है प्लेन ब्रीफ करना, मतलब कैसे होगा, ताकि थोड़ा एक माइंडसेट और बन जाए? आई थिंक एनबीएचएम के लिए तो उसके भी प्रीवियस ईयर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थोड़े टफ आते हैं प्रीवियस उसके सवाल। तो उसके लिए आपको थ्योरी में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं एनबीएचएम के सवाल, तो आप वापस जाइए अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स, फंक्शनल एनालिसिस या मेजर थ्योरी, बाकी उन सबको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए फिर से पढ़ के, और फिर से वापस आके सॉल्व कीजिए। तो आई थिंक आप फिर धीरे धीरे ऐसे करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपके सवाल हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे सारे सवाल तो नहीं होते हैं, तो आप गूगल सर्च कीजिए या फिर किसी से पूछने की कोशिश कीजिए। तो मैं बेसिकली हमेशा गूगल सर्च ही करता हूँ, कुछ भी मेरा डाउट होता है तो वहाँ पे जब जाते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे
जैसे आपने एक सवाल का सोल्यूशन आपसे नहीं हो रहा था, आपको पता चल गया, तो आपको पता चल गया सोल्यूशन, तो उसी सवाल को अगले साल वो थोड़े घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जान लिया है कि उसको कैसे अप्रोच करें, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो अगर इस चीज को मैं आपसे ऐसे पूछूं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने जब आईटी जॉब में किया था तो एक टाइम होता था कि मॉर्निंग में 4 से 6 मेरा टारगेट होता था, 4 से 5 एक घंटे में 20 क्वेश्चन बनाने हैं। 2015 कैसे पास्ट ईयर का मॉर्निंग में मेरा टाइम होता था, तो आपका ऐसा टाइमिंग मॉर्निंग का टाइम? अच्छा, जैसे मैंने अगर डिवाइड कर दिया है कि टाइम, कि मैं 9 से 12 रियल एनालिसिस पढ़ूंगा, तो मेरा ये था कि मैं 2 घंटे थ्योरी पढ़ूंगा, 1 घंटे पेपर सॉल्व करूंगा जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड। 1 घंटा पीरियड से? तो मेरा ऐसा था। तो मतलब ऐसे डिसाइडेड होता था कि ठीक है, अभी मैं अगर परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटा मुझे थ्योरी पढ़ना है किसी भी बुक से अच्छे से, उसका नोट भी साथ साथ में लेते रहते थे या फिर सिर्फ पढ़ते थे? नोट्स लेता था, क्योंकि रिवाइज करने के टाइम फिर नोट्स ही काम आते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो सब दिमाग में सेट हो जाता है। ओके। मतलब पढ़ते पढ़ते जो भी इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ ये है, तो एक डायरी आपने बना लिया, कॉपी या पेज में हाँ, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोट कॉपी डाउन रहती करते गए, होगी तो और वो उसके। जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो बना दिए। और इसी हम्म। को प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो तो वो भरने लग जाता है आपका नोट्स, जिसको आप रिवीजन करने लग जाते हो, और फिर धीरे धीरे दिमाग में चीजें आने लग जाती है। करेक्ट। ओके, तो ये देख सकते हो आप, एक बहुत ही कमाल का आपको रेसिपी मिला है मोहित के थ्रू। जो मोहित एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, यही रेसिपी को फॉलो करके मोहित ने गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब कि लाइक टॉप नंबर 1 स्टूडेंट इन आईटी मद्रास, मोहित ने अपने आप को बनाया। इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, और आने वाले टाइम में मोहित बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी। और अभी तो मोहित ने एमटेक कर लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे एमटेक एमटेक के में। बारे में कि अच्छा, क्या है, एमटेक भी कैसे काफ़ी। डिफरेंट है ये? क्या क्या फिर से रिपीट। ये कैसे डिफरेंट है पूरा मैथ्स का डिपार्टमेंट, थोड़ा सा बस कि आपने क्यों ऐसा शिफ्ट किया और कैसे डिफरेंट है मैथ्स का और वो जर्नी? तो मेरा अभी बेसिकली एमटेक इन डेटा साइंस है, तो यहाँ पे मतलब जब मैं आया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल दुनिया कैसे काम करती है, सारे कंप्यूटर्स या फिर बाकी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज, तो काफ़ी पता चल रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो लगता है। और मैथ्स का भी बहुत यूज होता है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, आपने मैथ अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। तो बहुत सारा मैथ का यूज होता है। और जैसे इतना मुझे पता नहीं था जब मैं इतना मैथ पढ़ता था थ्योरी, तो पता नहीं लगता था कि इतना अप्लाइड इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं। पर धीरे धीरे जैसे अब मैं एमटेक करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा मैथ्स यूज होता है, तो पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ का यहाँ एप्लीकेशन होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो सही लगता है। ओके। रिलेट कर पाता हूँ कि अच्छा ये पढ़ा था, इसका यहाँ पे काम था, कन्वोल्यूशन मैंने पढ़ा था तो वो इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है, ऐसे सब वगैरह। तो इंटरेस्टिंग तो लगता है। ओके, तो अगर आप मान लो कि एमटेक वगैरह करते हो तो आपको मैथ्स का अगर आपका बैकग्राउंड है तो काफी हेल्पफुल होता है आपके, तो वो एक अच्छा है हाँ, चीज वो जो आप फील्ड के कर ऊपर रहे डिपेंड, डेटा साइंस में मैथमेटिक्स बहुत यूज होता है, तो अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख ली तो आप डेटा साइंस में अच्छा करियर बना सकते हैं। और आई थिंक अच्छा करियर है आपके लिए भी, अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं या रिसर्च या टीचिंग लाइन में नहीं चाहते, तो आपके लिए अल्टरनेट करियर ये बहुत अच्छा रहेगा। डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सब अगर आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो शायद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। आपका जो 2 साल का टाइम रहता है आईआईटीज में, तो अगर आपका पहले से ही प्लानिंग है कि मुझे आगे हायर स्टडीज ही करनी है, तो 2 साल आपको अच्छे से पढ़ना है, थ्योरीज, एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व करने हैं, आपको इंटरव्यूज के लिए तैयारी करनी होती है। बट अगर आपको पता है कि नहीं मुझे इतना आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप जितना जल्दी, आईआईटीज में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको प्लेसमेंट के लिए, तो आप अगर उस टाइम पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकाल के खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दें, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्किल गेन कर लें, तो आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है आईआईटी से ही। और फिर आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो सकती है उसके बाद से। तो बट आप ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो आप अपना मोटिव हमेशा से पहले से सेट कीजिए, और उस हिसाब से आप पहले सेमेस्टर से ही थोड़ा काम करने लग जाइए। हो? ओके, मतलब कि थोड़ा कोडिंग वगैरह पे ध्यान देने से आईटी से भी अच्छे सिलेक्शंस होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ, हो सकते हैं। आईआईटीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए प्लेसमेंट के लिए। सेम जॉब जब आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्शंस मिल सकते हैं या आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे। बट अगर आप आईआईटीज में हैं तो आपके पास वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है प्लेसमेंट्स की, अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो फिर आप अपना प्योर मैथ अच्छे से पढ़िए या थियोरेटिकली अच्छे से पढ़िए, और एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व करते रहिए। ओके।
तो आप देख सकते हो कि मोहित ने अपना पूरा ओवरऑल जर्नी आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। आई होप कि आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ये था हमारा एपिसोड 2 मोहित के साथ आईटी वाले भैया में। तो इसमें हमने जो भी चीज़ें थी, मोहित ने जो भी चीज़ें थी सब आपके साथ शेयर की। अब चलो मैं मोहित से कुछ ऐसे पूछना चाहूंगा कि मोहित आप अगर कुछ बेस्ट टिप, एक लास्ट टिप बच्चों के लिए देना चाहो अपने जूनियर्स को, जो भी ओवरऑल आपका रहा जर्नी इसके थ्रू, तो आप क्या देना चाहोगे उनको एक सबसे मैसेज? पहले कि यही कि कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो आप डरना मत या घबराना मत, थोड़े कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अगर मेरा दिन अच्छा रहा तो एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। तो अब हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि मुझसे तो नहीं होगा। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपसे ज़रूर होगा। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिए और आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर ये है कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने इतना सब पढ़ा, 2-3 महीने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो पूरा गायब हो जाता है। तो उसको याद रखने के लिए थोड़ा बहुत बीच बीच में रिवाइज करना पड़ता है या थोड़ा टच में रहना पड़ता है। और यही है कि आप अगर पीएचडी के इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो 2 साल जो आपका मेसी में मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़िए। मेरा जो इंटरव्यूज़ थे, आधे सवाल ऐसे ही आए कि जो एंट्रेंस एग्जाम से आते हैं या फिर बुक से आते हैं। तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इंटरव्यू के बीच, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, बट जो 2 साल मैंने अच्छे से मेहनत की थी, उसका रिजल्ट था कि मेरा इंटरव्यूज़ अच्छे गए। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपके इंटरव्यूज़ हैं तो 15-20 दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, उसमें आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़िए, तो देखना आपके 2 साल का जो हार्डवर्क है वो इंटरव्यूज़ के टाइम अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो लास्ट में मोहित ने बताया है, ये मोहित के पूरे लाइफ का एक समराइज था। तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखना, एक एक चीजों को नोट डाउन कर लेना और कोशिश करना कि हर चीज को फॉलो करना। क्योंकि अगर आप मोहित मोहित के पाथ को फॉलो करोगे जो उन्होंने बताया है, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच मोहित फॉर शेयरिंग थैंक यू शशि। योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस। थैंक थैंक यू। यू सो मच। और दूसरी चीज, हाँ मैं आपको एक चीज इसमें बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, अगर वो इंटरेस्टिंग होता है, मतलब लाइक बेसिकली अगर वो क्वेश्चंस जो हमने कवर नहीं किया है, वो ऐसा कुछ होता है जो आप पूछना चाहते हो मोहित से, तो आप पूछ सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट बार में उस क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन एक सीरीज हम बना सकते हैं कुछ टाइम बाद, जब आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो इस चीज के रिगार्डिंग। थैंक यू।